नमस्कार दोस्तों, यूपी पेट के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके और फिर यूपी पेट में पूछे जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और पिछले वर्षों जो यूपी पेट की एग्जाम हो चुकी है उन प्रश्नों से भी इस वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं और इन सारे प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपके पेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप ये श्रृंखला लगातार देखते हैं तो आपको इस क्लास में सारे सब यहाँ पे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में कौन से राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो कौन से राज्य सूची में शामिल नहीं है यहाँ पे पूछा है, तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले ये नोट करिएगा कि ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं। तो देखिए, सूचियों की बात करें कि राज्य सूची में शामिल नहीं है, तो अब पहले तो ये हम जानेंगे कि राज्य सूची में शामिल क्या है, तभी तो हम बताएंगे कि राज्य सूची में शामिल नहीं है। वैसे इसके आंसर की बात करें कि पेट में क्या सही किया था, तो इसका जवाब पेट में सही किया था दंड प्रक्रिया। क्या? दंड प्रक्रिया। ये राज्य सूची की विषय नहीं है। दंड प्रक्रिया जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता को सही किया था। तो देखिए, सूचियों की बात करें तो 7वीं अनुसूची आप लोग याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची में कितने प्रकार की सूचियों की बात कही गई है? 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों की बात कही गई है और वो 3 प्रकार की सूचियां कौन कौन सी है? एक तो आप लोग याद रखेंगे संघ सूची। संघ सूची याद रखेंगे। उसके बाद संघ सूची के बाद राज्य सूची भी आप लोग याद रखेंगे। संघ सूची और राज्य सूची। तो इन सूचियों में हम देखेंगे कि कौन कौन से विषय हैं, तभी हम इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। राज्य सूची और एक आपका होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल संघ सरकार जो कानून बनाते हैं और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं। तो इनके विषय इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सी सूची में कौन सा विषय रखा गया है। तो देखिए, संघ सूची में कौन कौन से विषय है? रक्षा आपका संघ सूची का विषय है, रेल आपका संघ सूची का विषय है, उसके बाद डाक जो हो गया वो भी संघ सूची का विषय है, उसके बाद बैंक जो भी है वो संघ सूची का विषय है। तो ये सारे संघ सूची के विषय हैं। और देखते हैं राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो राज्य सूची की बात करें तो जैसे हो गया पुलिस, ये पुलिस आपका राज्य सूची में राज्य सूची का विषय है। उसके बाद न्याय हो गया, ये राज्य सूची का विषय है। और जेल जो होता है, जेल, ये राज्य सूची का विषय होता है। और कृषि से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं ये राज्य सूची से विषय संबंधित होता है। सिंचाई भी आपका राज्य सूची से संबंधित विषय होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद समवर्ती सूची में देखेंगे जो पूछा गया प्रश्न है वो शिक्षा से पूछा गया प्रश्न था। पेट एग्जाम में आपके पेट में ही शिक्षा से प्रश्न पूछा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पे कानून, शिक्षा पे कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। वन भी समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद आपका जानवर जितने भी आते हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं, जानवर, ठीक। उसके बाद कारखाने, ये सारे के सारे कारखाने ये समवर्ती सूची के विषय हैं। जितने भी आपके इंडस्ट्रियल कारखाने होते हैं सब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इसको रिवीजन भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। देखिए, भारत के संविधान में कौन से राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, इसका जो जवाब था दंड प्रक्रिया संहिता सही किया था। अब राज्य सूची में आप देखेंगे कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है। 7वीं संविधान के 7वीं अनुसूची में, संविधान में हमारे 12 अनुसूची है, उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूची की बात कही गई है। कौन कौन सी सूची? एक तो आपका संघ सूची की बात कही गई है, एक आपका राज्य सूची की बात कही गई है और एक समवर्ती सूची की बात कही गई है। अब इन सभी सूचियों को देखेंगे। जैसे संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? तो रक्षा हो गया, रेल हो गया, डाक हो गया, बैंक हो गया, ये सभी किस सूची के विषय हैं? ये सभी संघ सूची के विषय। अब राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? तो राज्य सूची में पुलिस हो गया, ये आपका राज्य सूची का विषय है। न्याय हो गया, राज्य सूची का विषय है। जेल राज्य सूची का विषय है। कृषि और सिंचाई ये सभी राज्य सूची के विषय है। समवर्ती सूची की बात करें, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे शिक्षा हो गया समवर्ती सूची में, वन हो गया समवर्ती सूची में, जानवर समवर्ती सूची में आते हैं, कारखाने जितने भी होते हैं समवर्ती सूची में आते हैं। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है? हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये पूछा जाता है कि किसका एग्जाम्पल है, यानी कि ये उदाहरण किस चीज का है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये किस चीज का उदाहरण है? तो ये है आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, जिसे ब्रंसोस्त पर्वत भी कहते हैं, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक। ये ब्लॉक पर्वत। और एक ब्लॉक पर्वत का और उदाहरण हमारे पास है जिसे क्या कहते हैं? वासजस पर्वत।
वाजिस पर्वत भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ब्लॉक पर्वत का इसमें से उदाहरण है। तो देखिए अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो अब आपसे पूछेगा कि डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, आप लोग बताएंगे डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो डेन्यूब नदी का उद्गम की बात करें तो ये भी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होती है, यहीं से ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होती है डेन्यूब नदी का जो होता है आपका उद्गम। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, ये अपना जो डेन्यूब नदी है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से तो निकल जाती है और मुहाना अपना काला सागर में बनाती है। और विश्व का रूर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, विश्व का रूर क्षेत्र आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में स्थित है। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये किसी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था। और ये विश्व का रूर क्षेत्र पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइन नदी के किनारे स्थित है, या फिर राइन नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, विश्व का रूर क्षेत्र कहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग जर्मनी से याद रखेंगे। तो देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपसे पूछे जर्मनी में। और ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत उदाहरण किस चीज के हैं, तो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत भारत में है, सतपुड़ा और ताप्ती सतपुड़ा पर्वत ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। और वाजिस पर्वत भी ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक, और डेन्यूब नदी की बात करें तो इसका उद्गम पूछा जाता है कहाँ से हुआ है, तो इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ही डेन्यूब नदी का उद्गम हुआ है। और बात करते हैं विश्व का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो विश्व का रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये जर्मनी में स्थित है। और राइन नदी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विश्व का रूर क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं संविधान की विशेषता क्या नहीं है, तो इसका तो जवाब आप तभी दे पाएंगे तब जानेंगे कि आपको संविधान में इसमें विशेषता क्या है। तो इसका तो जवाब सही किया था प्रतिबद्ध न्याय। ये प्रतिबद्ध न्याय क्या है, इस संविधान की विशेषता नहीं है, यानी कि हमारे जो देश का न्याय है वो प्रतिबद्ध नहीं है। तो प्रतिबद्ध न्याय तंत्र क्या किया था, इसका जवाब सही किया था। लेकिन अब आप देखते हैं हम लोग कि संविधान की हमारे विशेषता क्या क्या है। तो हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहले तो यही आप लोग याद रखेंगे कि हमारा संविधान जो है वो कठोर है, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से क्या है, लचीला है। हमारा जो संविधान है कठोर और लचीला संविधान है। और हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, ये लिखित संविधान है। जो हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान। और हमारे जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है, वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा संविधान है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ये लोकतांत्रिक, हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है। कैसा गणराज्य की बात करता है, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं संविधान की विशेषता से। ठीक, और हमारा जो संविधान है उसमें संविधान की क्या है, सर्वोच्चता है। हमारे देश में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक, तो ये सारी चीजें। और अर्धसंघीय संरचना भी है हमारे संविधान में, अर्धसंघीय संरचना। तो ये सारे जो हमारी विशेषता है संविधान की। ठीक, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो देखिए संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रतिबद्ध न्याय हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। हमारे संविधान की जो विशेषता न्याय है वो प्रतिबद्ध नहीं है। और हमारे संविधान में विशेषता क्या क्या है, देखिए तो हमारा संविधान कठोर एवं लचीला है। ठीक, हमारे देश का संविधान कठोर और लचीला है। हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है। ठीक, जबकि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान नहीं है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है लिखित संविधान हमारे देश का है। ठीक, और लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें तो वो हमारे देश के संविधान की बात विशेषता है। और संविधान की जो सर्वोच्चता है हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। अर्धसंघीय संरचना की बात करता है हमारा संविधान। तो ये सारे हमारे संविधान की विशेषता है। आप इसे कॉपी में नोट करेंगे और इसको रिवीजन करेंगे, आप सभी को ये याद हो जाएगा। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है, जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में क्या उपलब्ध है, तो ऐसे यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि भूपर्पटी पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व
उपस्थित है। तो इस तरह का ये प्रश्न है। तो देखिए हमारे जो भूपर्पटी है इस पे सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। यहाँ पे भूपर्पटी की बात हो रही है या ना कि वायुमंडल की बात हो रही है। वायुमंडल देखेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, तो कितने वायुमंडल में देखेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कितने परसेंट ऑक्सीजन स्थित है? 46.6% हमारे भूपर्पटी पे क्या है स्थित है। और सेकंड मात्रा में क्या है, दूसरी जो रेशियो किस चीज की है, तो दूसरी मात्रा में सिलिकॉन स्थित है। सेकंड भूपर्पटी पे सर्वाधिक चीजें क्या स्थित है? सिलिकॉन स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिलिकॉन कितने परसेंट भाग पे पाया जाता है हमारे भूपर्पटी पे? तो 27.7% भाग पे क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। और वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें कितनी उपस्थित है, ये अगर आपसे पूछे तो वायुमंडल में तो सबसे पहले याद रखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रतिशतता आपसे पूछे कि वायुमंडल में कितनी है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% भाग पे पाया जाता है। और आपसे पूछे सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है वायुमंडल में, तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। वहीं ऑक्सीजन की बात करें, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में पाई जाती है। वहीं कार्बन की बात करता है, ये भी पूछा जाता है कि कार्बन कितनी मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है, तो ये 0.03%। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो सूर्य में सर्वाधिक जो पाई जाने वाली गैस है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो भूपर्पटी की जब बात करेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा 46.6%। और दूसरा कौन सा तत्व स्थित है जो सर्वाधिक मात्रा में है, वो है सिलिकॉन 27%। और वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें है? नाइट्रोजन की बात करें, वायुमंडल में कितने परसेंट? 78%। और वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है, और भी कितना? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है, तो 21% मात्रा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का। फिर कार्बन की मात्रा अगर आपसे पूछे कितना है, तो 0.03% है कार्बन की मात्रा वायुमंडल में। नागरिकों को आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है, तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है पिछले वर्षों। तो इसके बारे में हम देखेंगे, आप लोग इससे अनुमान भी लगा पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पेट में पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाने की पेट में संभावना है उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे करते चलेंगे। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो को देखिएगा। तो जो आर्थिक न्याय की प्रदान करता है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व प्रदान करता है। क्या? राज्य का नीति निदेशक तत्व प्रदान करता है। ठीक, और नीति निदेशक तत्व को ही क्या कहते हैं? डीपीएसपी भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूछ लेते हैं जो कि आपसे पेट में पूछा जा सकता है। तो स्त्री को प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद की तहत दी जाती है? ये डीपीएसपी में है, और ये इस वजह से हम लोग इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अन्य एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। और आपसे पूछे कि मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी, ये किस अनुच्छेद की बात बताई गई है? मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद नंबर 43 में। ठीक, और समान सिविल संहिता, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये अनुच्छेद नंबर 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पूछ ही रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने जो भी नागरिक हैं उनके पोषाहार स्तर में सुधार करेगा, जीवन स्तर में क्या करेगा? उनके जीवन स्तर को सुधारेगा और स्वास्थ्य स्तर को क्या करेगा? सुधारेगा। तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद नंबर 47 में। इन सभी स्तरों में क्या करेगा? राज्य सुधार करने का काम करेगा। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 47 में। 47 में कही गई। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपके डीपीएसपी में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग रिवीजन के तौर पे याद रखेंगे। ठीक, तो देखिए नागरिकों को आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। और हर पेट में डीपीएसपी से प्रश्न पूछे गए हैं, तो डीपीएसपी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो जरूर इसे पढ़ के जाएं। ठीक, तो स्त्री को प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 42 के तहत दी जाती है।
और निर्वाह योग्य मजदूरी मजदूरों को मिलना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 43 में बताया गया है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद की बात है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता या समान सिविल कोड दिया गया है। और राज्य का ये जिम्मेदारी होगा कि अपने राज्य में पोषाहार स्तर में सुधार करेगा, जीवन स्तर में सुधार करेगा और फिर स्वास्थ्य स्तर में सुधार करेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 47 में बताया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आप लोग याद रखेंगे जिनेवा में है। और आपसे पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं कुछ चीजें देख लेते हैं जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आपसे पूछेगा कि मौसम विज्ञान जो संस्थान है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो मौसम विज्ञान जो संस्थान है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और आपसे पूछेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं आपसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना की बात करें या फिर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी पूछ ले, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी पूछ ले तो ये भी कहाँ पे स्थित है? ये सारे के सारे हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में स्थित है। 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है? जिनेवा में। स्थापना पूछे 1995 में। और मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये भी जिनेवा में स्थित है। और स्थापना हुआ था 7 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में। और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये सारे के सारे हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो और ये वाला जो प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इस वजह से इनसे रिलेटेड प्रश्नों को भी आप लोग याद रखेंगे और कॉपी में इसे नोट करेंगे और एक दो बार रिवीजन करेंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी। आप ऑप्शन पाएंगे तो जरूर लगा देंगे। तो देखिए विश्व का सबसे ठंडा जो प्रदेश है बरखोयांस्क है। ठीक। क्या है? बरखोयांस्क है। ये विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है और स्थित कहाँ पे है? रूस में स्थित है। और वहीं कुछ ठंडे से बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि ठंडा और गर्म का पहचान मनुष्य का कौन सा ग्रंथि करता है? ठंडा या फिर गर्म का पहचान कौन करता है? तो ठंडा और गर्म का पहचान हाइपोथैलेमस करता है। कौन सा ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस। और ये कहाँ पे स्थित है? मस्तिष्क में स्थित है। कहाँ पे? मस्तिष्क में स्थित है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे स्थित है? ये मस्तिष्क में स्थित है। और ये क्या करता है? गर्म और ठंडा का पहचान करता है। ठीक। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। अंग्रेजी में इसे नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे नेपच्यून कहते हैं। और इंजनों को ठंडा रखने के लिए क्या चीज प्रयोग किया जाता है? इंजनों को ठंडा कौन रखता है? तो रेडिएटर क्या करता है? रेडिएटर क्या करता है? इंजनों को ठंडा करने का काम करता है। तो देख लेते हैं आपसे विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा होता है? बरखोयांस्क होता है विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश। ये रूस में स्थित है। ठंडा और गर्म का पहचान करने वाली जो है वो हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क में स्थित होती है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण होता है, जिसे अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। और इंजनों को ठंडा रखने का काम रेडिएटर करता है। ये भी आपके साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वित्त आयोग का गठन, तो ये वित्त आयोग की गठन की बात करें, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। वित्त आयोग की गठन, तो ये वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। और वित्त आयोग की स्थापना की बात करें कब हुआ था? तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और वित्त आयोग की बात करें, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये ध्यान रखेंगे केसी नियोगी थे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। और वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम NK सिंह है या फिर नंद किशोर सिंह भी है, और ये 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और वित्त आयोग के जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और इनके जो सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, जो जितने भी सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, आपसे पूछ ले तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन। ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। और वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। और वर्तमान समय जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह या फिर नंद किशोर सिंह 15वें नंबर के हैं। और इनका कार्यकाल जो है, वित्त आयोग के जितने भी अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख है, और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है, तो अनुच्छेद नंबर 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद नंबर 40 में। और ग्राम पंचायत से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, तो इसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो सबसे पहले तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस जो है हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद नंबर जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो संशोधन 73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन पूछा जाता है लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और 24 अप्रैल को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को दिन मनाते हैं, इसी दिन याद हुआ था। और 44वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी, तो इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें कार्य करने के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था को विषय दिए गए हैं, कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। कितने? 29 विषय दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें ये आप लोग याद रखेंगे। और पंचायती राज जो है सर्वप्रथम लागू कब हुआ था, ग्राम पंचायत सर्वप्रथम लागू कहाँ पे हुआ था, तो ये लागू हुआ था सबसे पहले राजस्थान में। और राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर में। अब कब लागू हुआ था? 1949 में। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है, तो अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है। और इसके तहत संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, तो इसके लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। ये संशोधन लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। और इसी दिन, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें कार्य करने के लिए विषय 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषय दिए गए हैं। ठीक, और सर्वप्रथम लागू ये कहाँ पे हुआ? पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, सर्वप्रथम लागू हुआ था ये राजस्थान के नागौर में। और 1959 में लागू हुआ था। कब इसे लागू किया गया था? 1959 में। यहाँ पे गलत हो गया है, इसे आप लोग नोट करिएगा। इसे कब लागू किया गया था? 1959 में लागू किया गया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट पेट के एग्जाम के लिए याद रखेंगे। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो ये देखिए पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो जब सर्किट, इसका जवाब क्या था ये पहले आप लोग जान लीजिए। तो इसका जवाब हुआ था स्विच बंद होने पे। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच बंद होने पे। तो आप लोग बताएंगे, आप लोग तो सोचेंगे कि हम लोग स्विच बंद करते हैं तो बिजली बंद हो जाती है, तो नहीं। इस तरह का इस जो सर्किट में इसमें ग्राफ जो बनाया जाता है, मान लीजिए कोई परिपथ है और इसमें इस तरह के स्विच बनाए जाते हैं, इस तरह के स्विच बनाए जाते हैं ऐसे। तो ये अब है सर्किट खुला। ये सर्किट कैसा है? ये सर्किट खुला हुआ है। अब अगर आप यही सर्किट इस तरह से कर दें, ये स्विच है और इस तरह से सर्किट यहाँ पे आके क्लोज हो जाए, तो ये है सर्किट बंद। तो इस वजह से इसमें कहा गया है कि जो बिजली का प्रवाह है सर्किट बंद होने पे होती है। देखिए ऐसे सर्किट खुला रहेगा तो बिजली का प्रवाह नहीं होगा। बिजली का प्रवाह क्या होगा? नहीं होगा। अब जब सर्किट बंद होगा तो बिजली का प्रवाह होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, इस वजह से यहाँ पे सही किया था कौन सा ऑप्शन, कि जब स्विच बंद होने पे क्या होता है? बिजली प्रवाह होती है। ठीक, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही था। ठीक,
अब बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की। तो आप लोग बात करते हैं, आप लोग बताएंगे कि बिजली का अच्छा चालक क्या होता है। बिजली का आपसे पूछेगा कि अच्छा चालक क्या होता है, तो बिजली का अच्छा चालक होता है क्या, तो बिजली का अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो बिजली का बल्ब होता है, बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, बिजली के बल्ब में गैस कौन सी होती है, तो इसमें आर्गन गैस भरा होता है। कौन सा गैस, आर्गन गैस भरा होता है। और बिजली के बल्ब में जो टंगस्टन लगा होता है, बिजली के बल्ब में जो टंगस्टन लगा होता है वो किस धातु का लगा होता है, जो फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, फिलामेंट किस चीज का होता है, ये टंगस्टन का होता है। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा का माप किससे करते हैं। विद्युत धारा का माप किस में करते हैं, तो विद्युत धारा का जो माप है वो एम्पियर में करते हैं। किस में करते हैं विद्युत धारा का माप, वो एम्पियर में करते हैं। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, जब सर्किट स्विच बंद होने पे बिजली का प्रवाह होता है। ठीक ठीक। अब बात करते हैं बिजली का अच्छा चालक क्या होता है। बिजली का अच्छा चालक चांदी है। विद्युत धारा का माप किस में करते हैं, तो विद्युत धारा का माप एम्पियर में करते हैं। विद्युत जो बल्ब होते हैं उसमें गैस होते हैं आर्गन, और टंगस्टन जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक, ये सब एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और ये आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और बात करते हैं न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश 193 है। ठीक, 193 सदस्य है। और नवीनतम इसका जो सदस्य देश है वो कौन है, दक्षिणी सूडान है। इसका नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है, ये भी पूछा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर आपसे पूछे कि पहले महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव हैं उनका क्या नाम था, उनका नाम था ट्रिगवेली। और ट्रिगवेली पूछा जाता है किस देश के थे, तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के, नॉर्वे के रहने वाले थे। और वर्तमान समय में जो सचिव थे, वर्तमान समय में जो इसके सचिव हैं उनका क्या नाम है, एंटोनी गुटारेस नाम है। क्या है, एंटोनी गुटारेस नाम है। तो एंटोनी गुटारेस। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और वहीं आपसे पूछे कि यूएनओ के अंग कितने हैं, यूएनओ के अंग कितने हैं, तो 6 अंग हैं यूएनओ के। हेलो, क्या करेंगे, अब आवत ही यूएनओ के अंग कितने हैं, 6 अंग हैं। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेट एग्जाम के लिए। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 193 सदस्य देश है। और नवीनतम जो सदस्य देश है यूएनओ का वो दक्षिणी सूडान है। बात करते हैं यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। और वर्तमान महासचिव एंटोनी गुटारेस हैं। और एंटोनी गुटारेस कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और यूएनओ के अंग पूछेगा आपसे कितने हैं, तो यूएनओ के अंग 6 हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग वहां पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और कुछ मात्रक के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो आपके पेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का। अभी हमने बताया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक। क्या है, एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक आपसे पूछ ले क्या होता है, आवृत्ति का, तो हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। ठीक, इसका सिंबल क्या होता है, Hz। और विद्युत शक्ति का मात्रक आपसे पूछ ले, विद्युत शक्ति का मात्रक पूछ ले तो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। और एसी परिपथ में जो भी धारा का माप किस में किया जाता है, एसी परिपथ में धारा का माप किससे किया जाता है, तो अमीटर से किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अमीटर से धारा का माप करता है। लेकिन आपसे पूछे कि धारा की उपस्थिति किससे चेक करते हैं, धारा की उपस्थिति किस यंत्र से चेक करते हैं, तो परिपथ में धारा की उपस्थिति चेक करने के लिए तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। किसका, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ओम है, पेट में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, HZ इसका फार्मूला है, और सॉरी जो संकेत है। और बात करते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। और AC परिपथ में धारा की माप किससे की जाती है, अमीटर से। अगर धारा की उपस्थिति की बात करें तो किससे की जाती है, तो गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति की जांच की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे देते हैं, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो खेल प्रशिक्षकों को देते हैं, खेल प्रशिक्षकों को देते हैं, यानी कि खेल सीखने वालों को देते हैं, ठीक, खिलाड़ियों को देते हैं जो खेल सीखते हैं, ठीक। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1985 में हुई थी। और वहीं आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। एशियाई खेल कब शुरू हुए थे, खेल से प्रश्न पूछे जाते हैं पेट में, तो ये सारी चीजें आप लोग इसी वजह से याद रखेंगे। एशियाई खेल शुरू कब हुआ था, तो एशियाई खेल शुरू हुआ था 1951 से, और सबसे पहले ये कहाँ पे शुरू हुआ था, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका पहला आयोजन हुआ था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछ रहे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। और इसी दिन किसकी जन्मदिन होता है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनकी आत्मकथा क्या है, गोल है इनकी आत्मकथा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे देते हैं, खेल प्रशिक्षकों को देते हैं। और शुरुआत कब हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की, 1985 में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में। एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो एशियाई खेल शुरू हुए थे आपके 1951 में, और नई दिल्ली से में पहला आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक। ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि कर्कटजनक रसायन होते हैं, और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। पेट में पूछा गया प्रश्न है कि कर्कटजनक रसायन, सबसे पहले कर्कटजनक रसायन क्या होता है यही आप लोग देखिए। तो कर्कटजनक जो रसायन होता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कार्सिनोजेनिक रसायन कहते हैं। कि क्या कहते हैं, इसे कार्सिनोजेनिक रसायन कहते हैं। और इस रसायन की बात करें तो इसका पूछा जाता है कि उपचार किस चीज के में प्रयोग होता है, तो ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। किसके उपचार में, कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, तो इस रसायन की। और कैंसर के उपचार को क्या कहते हैं, कैंसर से कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। तो जो है कैंसर के उपचार को क्या कहते हैं, कैंसर के उपचार को क्या कहते हैं, तो कैंसर के जो उपचार होता है वो कीमोथेरेपी होता है। क्या होता है, कीमोथेरेपी का संबंध किससे है, कैंसर के उपचार से है। वहीं आपसे पूछे रक्त कैंसर कैसे होता है, रक्त कैंसर की बात करें तो ये होता है रक्त कैंसर, ल्यूकोमिया कहते हैं, रक्त कैंसर को ल्यूकोमिया कहते हैं। और बात करते हैं ये कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, इसमें किस चीज का, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया में। और बात करते हैं कैंसर, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो ये 4 फरवरी के दिन मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए कर्कटजनक रसायन से होता है तो कैंसर होता है कर्कटजनक रसायन से। और कर्कटजनक रसायन क्या होता है, तो कार्सिनोजेनिक रसायन इसे कहते हैं, अंग्रेजी में कार्सिनोजेनिक रसायन कहते हैं कर्कटजनक रसायन को। कैंसर के उपचार को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी होता है कैंसर का उपचार। और रक्त कैंसर जो होता है उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, रक्त कैंसर को। और इसमें क्या होता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। इसके उपचार में कोबाल्ट 60 का क्या होता है, उपयोग होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक। और बात करते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 63 में रखा गया है। और उपराष्ट्रपति को आपसे पूछ ले कि शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो इन्हें शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन, इन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का आपसे पूछे कि वेतन कितना होता है, तो वेतन की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनका वेतन होता है। कितना होता है, लोकसभा के अध्यक्ष
के बराबर इनका वेतन होता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति का जो है, उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शपथ तो देख लेते हैं, देख लिए, त्यागपत्र भी ध्यान रखिए। ये अपना त्यागपत्र भी, जिन्हें शपथ लेते हैं उनसे त्यागपत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। और वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। क्या है? जगदीप धनखड़ है वर्तमान समय में वाइस प्रेसिडेंट। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसे अनुच्छेद नंबर 63 में रखा गया है। शपथ किस अनुच्छेद में दिलाता है? तो इनको शपथ जो है राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। और इनका वेतन कितना होता है उपराष्ट्रपति का? तो लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनका वेतन होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और वर्तमान समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। त्वचा की जो ऊपरी सतह है उसे अधिचर्म कहते हैं। अधिचर्म कहते हैं। अगर अंग्रेजी में आप जानना चाहते हैं तो एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस कहते हैं। अब बात करते हैं त्वचा के बारे में। ठीक, और इसी अधिचर्म में या फिर एपिडर्मिस में, इसी में क्या होते हैं? इसी में मूल रोम होते हैं। क्या होते हैं? मूल रोम, जिसे आप रोआ कहते हैं। मूल रोम इसी में होते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? रोआ कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान है। अब कुछ त्वचा से संबंधित रोग देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि एक्जिमा रोग, एक्जिमा रोग का संबंध किससे है? तो एक्जिमा रोग किसको प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग प्रभावित करता है त्वचा को। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। और त्वचा का रंग निर्धारण किससे होता है? त्वचा का रंग निर्धारण किससे होता है? तो त्वचा की रंग निर्धारण करता है मेलानिन। कौन करता है? मेलानिन नामक वर्णक क्या कहता है? त्वचा का रंग निर्धारण करता है। अब बात करते हैं शरीर का, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो इसको देख लेते हैं। आपसे पूछे कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं एक्जिमा रोग प्रभावित किसको करता है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा का रंग निर्धारण कौन करता है? तो मेलानिन वर्णक करता है त्वचा का रंग निर्धारण। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। और अधिचर्म में ये मूल रोम होते हैं, जिसे आप लोग रोआ कहते हैं। जो बाल होते हैं वो होता है। ठीक, अब बात करते हैं लोथल कहाँ पे स्थित है। और लोथल आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पेट में पूछा जा चुका है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। और आपसे पूछे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कहाँ पे पाया जाता है? सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक, तो वो कहाँ पे पाया जाता था? और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है जो हम बताने जा रहे हैं। तो ये है कहाँ पे? लोथल में पाया जाता है। लोथल। और लोथल की बात करें, ये आपसे पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे विकसित है? ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल की सभ्यता का विकास हुआ था। भोगवा नदी के किनारे। और युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ था? यानी कि युगल समाधान का बात करें तो युगल समाधि आप लोग याद रखेंगे, या फिर मतलब 2 लाश एक साथ दफनाए जाते थे, तो वो भी कहाँ से हुआ था? लोथल से। कहाँ पे? लोथल से उसका खोज हुआ था। अब वहीं पे आपसे पूछे कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? चावल के साक्ष्य की बात करें कहाँ से मिले थे? तो ये रंगपुर से मिले थे और फिर लोथल से। रंगपुर एंड लोथल से चावल के साक्ष्य मिले थे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो क्या है? लोथल है। लोथल में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, या फिर पत्तन पूछे या फिर गोदीवाड़ा, तो ये लोथल में स्थित है। किस नदी के किनारे लोथल की सभ्यता स्थित थी? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल की सभ्यता स्थित थी। और युगल समाधान यानी कि दो लाश एक साथ दफनाई जाती थी, तो लोथल में वो मिला था। और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वो रंगपुर से भी मिले थे और लोथल से भी मिले थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। और तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक, और ये पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और तांबे के पहली बार प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो ताम्रपाषाण काल में तांबे का पहला प्रयोग किया गया था। ताम्रपाषाण काल में।
और ये प्रश्न पेट में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन भी यही था। और कुछ आविष्कार देख लेते हैं जो प्राचीन काल में हुई थी। आपसे पूछेगा कि आग का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, आग का आविष्कार कब हुआ था। तो आग का आविष्कार आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। किस पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और कुछ आविष्कार के बारे में और देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो पहिए का आविष्कार आपसे पूछ ले कब हुआ था, या फिर आपसे पूछे कि वस्त्र बुनाई मनुष्य कब करता था, वस्त्र बुनाई कब सीख लिया था, वस्त्र बुनाई कब सीख लिया था। या फिर मनुष्य जो है अस्थाई निवास कब करने लगे थे, मनुष्य अस्थाई निवास कब करने लगे थे। ये सारे प्रश्न आप लोग एक साथ याद रखेंगे। या फिर मनुष्य पालतू कुत्ते को पालतू कब बनाया, पालतू कुत्ता कब पाला, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के जितने भी हैं, ये सब किससे संबंधित है, तो ये सारे के सारे संबंधित हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं ये संबंधित है आपके नवपाषाण काल से। किससे, नवपाषाण काल से। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग इसी वजह से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि तांबे का पहली बार प्रयोग कब किया, तो ताम्र पाषाण काल में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया। आग का आविष्कार कब किया गया था, तो वो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था, पूरा पाषाण काल में। अब कुछ चीजें देखिए, जैसे आपके पहिए का आविष्कार पूछे तो नवपाषाण काल में। वस्त्र बुनाई शुरू कब हुआ था, नवपाषाण में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई थी, तो नवपाषाण काल से मनुष्य अस्थायी प्रवृत्ति निवास करने लगा। और मनुष्य कुत्ते को पालतू कब बनाया, तो ये बनाया था नवपाषाण काल में। इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव थे। कौन, ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक। अब बात करते हैं इनका अन्य नाम क्या था। ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ भी था, इनके बचपन का नाम आदिनाथ था। और ऋषभदेव थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। कौन तीर्थंकर थे, ऋषभदेव जैन धर्म के ये पहले तीर्थंकर थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने होते, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर, कुल 24 हुए थे जैन धर्म में। और बात करते हैं 24 तीर्थंकर हुए थे। और वहीं आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे। कौन, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। अब बात करते हैं जैन धर्म में जो 24वें नंबर के ये तीर्थंकर, किस नंबर के तीर्थंकर है, 24वें नंबर के। और फिर ये अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के भी और अंतिम तीर्थंकर आपसे पूछ ले कौन थे जैन धर्म के, तो वो आपके महावीर स्वामी ही थे। और बात करते हैं ऋग्वेद में किन किन तीर्थंकरों का उल्लेख है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है ऋग्वेद में किस किस तीर्थंकरों का उल्लेख है, तो ये पूछा जाता है। तो एक तो आपका जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जिनका नाम था, उनका ऋग्वेद में उल्लेख है। और एक अरिष्टनेमी का उल्लेख है। किसका, अरिष्टनेमी, ये दो तीर्थंकर का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव हैं जैन धर्म के संस्थापक, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक, और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर। वास्तविक संस्थापक यही महावीर स्वामी थे, और जो 24वें नंबर के और अंतिम तीर्थंकर थे वो ही महावीर स्वामी थे। ठीक, और बात करते हैं ऋग्वेद में किन किन तीर्थंकरों का उल्लेख है, तो ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे इनका उल्लेख है, और एक अरिष्टनेमी का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक, बात करते हैं बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति। और बौद्ध संगीति आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस की दृष्टि से। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगीर में हुआ था। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगीर में हुआ था। और इस समय शासन किसका था, तो इस समय शासन अजातशत्रु का था। किसका, अजातशत्रु का शासन था। अब जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, दूसरी वाली, वो कहाँ पे हुआ था, वो वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। और इस समय शासन किसका था, इसमें वैशाली में शासन किसका था, किसके शासन में हुआ था, तो इसमें ये कालाशोक के शासन में हुआ था, कालाशोक के। और जो तीसरी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में हुई थी। और इस समय शासक कौन था, तो वो इस समय अशोक शासक था। कौन, अशोक शासक था। और जो चौथी वाली बौद्ध संगीति थी, चौथी, वो कहाँ पे हुई थी, वो कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन, और कुंडल वन कहाँ पे पड़ता है, ये कश्मीर में पड़ता है।
और कश्मीर। और इस समय शासन किसका था? इस समय जो शासन काल था वो था आपका कनिष्क का शासन काल था। किसका? कनिष्क का। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला वाला हुआ था राजगीर में। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। और इस समय शासन था अजातशत्रु का। और दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। और इस समय शासन किस काल किसका था? कालाशोक का। और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय शासन था अशोक का। और चौथी वाली बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इस समय शासन कौन था? कनिष्क का शासन था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस प्रचंड बेरोजगारी की बात करें, ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। यानी कि 5 लोगों का जहाँ काम रहता है वहाँ 10 लोग इसमें भिड़े रहते हैं, तो वो प्रचंड बेरोजगारी का कारण बनता है। ठीक, अब बात करते हैं बोरलॉग पुरस्कार की। कुछ बात कर लेते हैं कृषि से संबंधित। बोरलॉग पुरस्कार की बात करें, बोरलॉग पुरस्कार तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं कृषि के बारे में ही। आपसे पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र निर्भर किस पे होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि पर निर्भर होते हैं। किस पे? कृषि पर निर्भर होते हैं। ठीक, और बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में स्थित है। और रोम कहाँ पे स्थित है? ये इटली में स्थित है। कहाँ पे? इटली में स्थित है। अब बात करते हैं प्रथम 5 ईयर प्लान किस पे आधारित थी? प्रथम 5 ईयर प्लान जो है वो कृषि पे आधारित थी। किस पे? कृषि पर आधारित थी। पहला 5 ईयर प्लान किस पे आधारित थी? कृषि पे ही आधारित थी। और ये कब से कब था? 1951 से 56 तक। ये कब से कब तक था? 1951 से 56 तक पहला 5 ईयर प्लान चला था। तो देख लेते हैं भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में भारत में जो है प्रचंड बेरोजगारी दिखाई जाती है। बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। और प्राथमिक क्षेत्र किस पे निर्भर करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र वो जो है टोटली कृषि पर निर्भर करता है। इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। और खाद्य एवं कृषि संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। प्रथम 5 ईयर प्लान किस पे आधारित थी? तो कृषि पे आधारित थी। और 1951 से लेकर 56 तक के पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये पेट के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये अशोक का नाम था। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? ये अशोक का नाम था, देवनाम प्रियदर्शी। और बात करते हैं अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक को पूछे क्या कहा जाता है? तो इसे शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेखों का जनक आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का ही जनक कहा जाता है। और ये अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? ये मौर्य वंश का शासक था अशोक। ठीक, अब बात करते हैं अशोक के बारे में। तो अब पूछेगा आपसे, अगर आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। और स्तूप वहीं बात करते हैं। और ये स्थित कहाँ पे है सांची का स्तूप? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और धम्म की नीति किसने अपनाई? धम्म की नीति किसने अपनाई थी? तो धम्म की जो नीति है वो अशोक ने अपनाई थी कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध के बारे में बात करें, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन वो 13वें शिलालेख में मिलता है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इतनी अशोक से इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये अशोक का नाम था, देवनाम प्रियदर्शी। और इसे क्या कहा जाता है? अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेख का जनक किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप, अशोक ने बनवाया था। और बात करते हैं अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धम्म की नीति किसने अपनाई थी? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। और कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में स्थित मिलता है। कि संशोधन से संपत्ति को मूल अधिकार से हटाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके किसी भी एग्जाम के लिए।
तो इसके लिए किया गया था 24वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 को हुआ था 24वां संविधान संशोधन। और पहले संपत्ति क्या था? पहले ये संपत्ति मौलिक अधिकार था। कौन सा अधिकार था? पहले संपत्ति मौलिक अधिकार था। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया था? इसे अनुच्छेद नंबर 31 में रखा गया। अब इसे कौन सा अधिकार बना दिया गया? अब इसे संपत्ति का अधिकार है, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? इसे अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया है। इसी वजह से मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में? मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे या फिर 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान समय में एक कम होके 6 फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए कि संविधान संशोधन से संपत्ति को मूल अधिकार से हटाया गया। 24वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया? संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति मौलिक अधिकार था और इसे अब बना दिया गया कानूनी अधिकार, और इसे अनुच्छेद नंबर 31 से 300 के ए में रखा गया। मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो फंडामेंटल राइट 7 थे पहले, और वर्तमान समय कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगमरमर पर पित्रादुरा रंगीन पत्थर की जड़ाई का प्रचलन कब से हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहां के काल से। किसके काल से? शाहजहां के काल से हुआ था। अब बात करते हैं शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? इसके जो समय है या फिर शासन काल को, इसके शासन काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। किसका काल कहा जाता है? संगमरमर का काल शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। और शाहजहां की बात करें, इनका मूल नाम क्या था? शाहजहां का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था खुर्रम। क्या था? शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। अब बात करते हैं शाहजहां के बारे में। इनका सर्वाधिक बुद्धिमान पुत्र कौन था? शाहजहां का सर्वाधिक बुद्धिमान पुत्र के बारे में भी पूछा जाता है कि शाहजहां का सर्वाधिक बुद्धिमान पुत्र कौन था? तो इसका जो सर्वाधिक बुद्धिमान पुत्र था उसका क्या नाम था? दारा शिकोह था। क्या था? इसका सर्वाधिक बुद्धिमान पुत्र दारा शिकोह था। जामा मस्जिद किसने बनवाया था? जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाया था। उसके बाद लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला भी किसने बनवाया था? तो वो भी आपके शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था। और ये लाल किला स्थित कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि संगमरमर पर पित्रादुरा या फिर रंगीन पत्थर की जड़ाई का प्रचलन कब हुआ था? तो ये शाहजहां के शासन काल में हुआ था। और शाहजहां का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम खुर्रम था। अब बात करते हैं शाहजहां को काल को क्या कहा जाता है? इसी संगमरमर का काल कहा जाता है, शाहजहां के काल को। सर्वाधिक इसका बुद्धिमान पुत्र शाहजहां का दारा शिकोह था। अब बात करते हैं जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने जामा मस्जिद भी बनाया था। लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था। और लाल किला स्थित कहाँ पे है? दिल्ली वाला जो लाल किला है उसे शाहजहां ने बनाया था। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम विधि निर्माता आचार्य मनु को कहा जाता है। किसे? आचार्य मनु को कहा जाता है भारत का सर्वाधिक विधि निर्माता। और आचार्य मनु ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका क्या नाम था? मनु स्मृति। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? मनु स्मृति। और मनु स्मृति की बात करें, अब मनु स्मृति से इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये जो है वो सबसे पुरानी स्मृति है। ये जो है सबसे पुरानी स्मृति आपसे पूछ ले क्या है? सबसे पुरानी स्मृति क्या है? तो सबसे पुरानी स्मृति वो मनु स्मृति है। ठीक, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे किस भाषा में लिखा गया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और इसमें शैली कौन सी प्रयोग की गई थी? किस शैली में लिखा गया था? तो ये सारे अलग अलग प्रश्न में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। पदात्मक शैली में लिखा गया था। किस शैली में? पदात्मक शैली में ये लिखा गया था। अब बात करते हैं रामायण का जो अनुवाद है, रामायण का अनुवाद, और उसके बाद महाभारत का जो अनुवाद है, महाभारत का अनुवाद, और उसके बाद मनुस्मृति। इसकी रचना किस काल में हुई थी? मनुस्मृति इन सभी की जो रचना है वो शुंग काल में हुई थी। किस काल में?
शुंग काल में इनकी रचना हुई थी? तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लिये, भारत का प्रथम विधि निर्माता आचार्य मनु थे। कौन? भारत के पहले प्रथम विधि निर्माता आचार्य मनु थे। इनकी ग्रंथ क्या है? तो इनकी ग्रंथ है मनुस्मृति। और मनुस्मृति जो है वो सबसे पुरानी स्मृति है, वो सबसे पुरानी स्मृति है। और इसे किस भाषा में लिखा गया? इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें पद्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रामायण और महाभारत और मनुस्मृति की जो रचना है वो आपके शुंग काल में हुई मानी जाती है। किस काल में? शुंग काल में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला है कि अगर इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में करिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हमें अच्छा लगेगा आप अगर कमेंट करेंगे। और पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप पीडीएफ पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का सर्वप्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पहले क्या था? सेम प्रश्न हो गया यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे बताया ही, आप पहले विधि निर्माता कौन थे? भारत के पहले विधि निर्माता कौन थे? तो हमने बताया ही आपको, आचार्य मनु थे। कौन थे? आचार्य मनु थे भारत के पहले विधि निर्माता। और आचार्य मनु की ग्रंथ क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस ग्रंथ की भाषा क्या है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस ग्रंथ में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और तो इतनी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो ये पेट में सही किया था मुगल सम्राट के काल में। मुगल सम्राट इस तरह से दिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोस्टमार्टम है मैं करता हूं पहले। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1600 में हुई थी। 31 अक्टूबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इस समय शासन किसका था? जब स्थापना हुआ था तब भारत में शासन किसका था? तब इस समय अकबर का शासन था। किसका? अकबर का शासन। लेकिन आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली कोठी कब लगाई थी? पहली कोठी इसने कब लगाई थी या फिर पहली कारखाना कब लगाया था? तो ये सूरत में लगाया था। कब? सूरत में। और सूरत कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। इसने अपना पहला कारखाना सूरत गुजरात में लगाया था। अब कब लगाया था? तो ये लगाए थे आपके 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में। और इस समय शासन किसका था? तो इस समय शासन था जहांगीर का। इस समय शासन काल था किसका? जहांगीर का। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन में मुगल सम्राट दे दिया गया, नहीं तो बच्चे हाई कोर्ट में चले जाते हैं। और ये जहांगीर से अनुमति लेकर 1613 ईस्वी में कारखाना अपना कहाँ पे लगाया था? सूरत में ये लोग लगाए थे। ठीक, अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों का एक निर्णायक युद्ध था जो एग्जाम में पूछा जाता है। अंग्रेजों का एक निर्णायक युद्ध क्या था? तो ये आपका बक्सर का युद्ध था। अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध साबित होता बक्सर का युद्ध। और इसके तहत भारत पे इनको और भी दावा हो गया। तो ये युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, पेट में पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासन में हुआ था? तो मुगल सम्राट यहाँ पे पेट के एग्जाम में सही किया था। लेकिन इसकी स्थापना के बारे में कुछ जो भी बात है बैकग्राउंड में वो देखते हैं। स्थापना हुआ था मुगल जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो जो इसका स्थापना है 31 दिसंबर 1600 में, सन 1600 में। और इस समय शासन भारत में किसका था? इस समय भारत में शासन था अकबर का। किसका शासन था?
अकबर का। और पहली कोठी जब इन्होंने लगाया सूरत गुजरात में लगाया और 1613 में। और इस समय भारत में शासन किसका था? जहांगीर का। भक्त तुकाराम किसके शासनकाल में थे? किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर का। और पेट में पूछा गया प्रश्न है कि भक्त तुकाराम किसके दरबार के संत, मतलब किसके समय के संत थे? तो इसमें ऑप्शन सही किया था शिवाजी, शिवाजी सही किया था। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, तो पेट में पूछ सकता है कि ये शिवाजी के भी समकालीन थे भक्त तुकाराम, और उसी समय जहांगीर का भी शासन काल चल रहा था, तो ये जहांगीर के भी समकालीन थे। और भक्त यहाँ संत तुकाराम को क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है। तो इनको दक्षिण का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको दक्षिण का कबीर कह के पुकारा जाता है। किसको? संत तुकाराम को। ठीक, अब बात करते हैं कुछ लेखकों के बारे में। जैसे आपसे पूछे कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी ये किसके समकालीन थे? तो ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। किसका? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। वहीं आपसे पूछे कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। कौटिल्य आपसे पूछ ले किसके समकालीन थे? कौटिल्य तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इनके दरबार में थे, इनके महामंत्री पद पे थे और इनके गुरु थे। ठीक, तो देख लेते हैं भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। और भक्त तुकाराम जो संत थे वो शिवाजी के दरबार मतलब समकालीन भी थे। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दक्षिण का कबीर कहा जाता है। और बात करते मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे, और तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे, और कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। पेट के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन, और 1951 में शुरू किया था। और आपसे पूछे कि भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया था, या फिर सबसे पहले दान कहाँ पे मिला था भूमि का? तो ये दान मिला था नलगोंडा में। कहाँ पे? नलगोंडा में दान मिला था। और नलगोंडा कहाँ का एक क्या बोलते हैं उसको, गांव था। तो ये तेलंगाना में स्थित एक गांव था। यहाँ पे सबसे पहले विनोबा भावे को एक गांव दान में मिला था, और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। और भूदान आंदोलन रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले, रैमन मैग्सेस जो पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले आपसे पूछेगा कि पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे हैं। रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोबा भावे हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि विनोबा भावे ने नारा कौन सा दिया था? तो विनोबा भावे ने नारा क्या दिया था? जय जगत का नारा दिया था। क्या नारा दिया था इन्होंने? जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया था? 1951 में। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें और कहाँ पे शुरू किया गया था? तो सबसे पहले नलगोंडा तेलंगाना में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। रैमन मैग्सेस पुरस्कार की बात करें तो ये पहले भारतीय रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले कौन है? विनोबा भावे हैं। ठीक, बात करते हैं स्वराज पार्टी का संबंध किससे है? तो स्वराज पार्टी का संबंध किससे है? और ये शायद पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये पेट में शायद पूछा गया प्रश्न है। तो इसका संबंध किससे है? चित्तरंजन दास और फिर कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इनका संबंध किससे? मोतीलाल नेहरू। इन सभी का संबंध किससे? वो है आपके स्वराज पार्टी से। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय बोलेगा कि कार्यकाल किसका था जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इस समय लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। किसका? लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक से लिख देते हैं। इस समय कार्यकाल किसका था? तो इस समय भारत में जो रीडिंग का कार्यकाल था। और बात करते हैं चित्तरंजन जो दास थे, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। कैसे गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के? ये राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चित्तरंजन दास की एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? इंडिया फॉर इंडियंस। क्या पुस्तक है? इंडिया फॉर इंडियंस। ये पुस्तक आपसे पूछेगा कि किसकी है? तो ये चित्तरंजन दास की पुस्तक है। किसकी? इंडियन फॉर इंडियंस। तो स्वराज पार्टी का संबंध चित्तरंजन दास से है और फिर मोतीलाल नेहरू से। किसे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना
कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना 1923 में हुई थी। और कहाँ पे पूछे हुई थी? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और इस समय कार्यकाल किसका था? रीडिंग का था। और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। और इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? ये चित्तरंजन दास हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? पेट में कई बार पूछा गया प्रश्न है, पेट में ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब शुरू किया गया था? और ये यहाँ से कंपलसरी पेट में पूछा ही जाता है प्रश्न। ठीक, हर सेट में। ठीक, 12 मार्च से लेके चला था ये 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 तक चला था ये। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। और अगर आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और ये कहां से कहां तक चला था? तो ये साबरमती आश्रम से लेके कहां तक था? ये साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक ये यात्रा थी। और कुल कितने? 241 मील की यात्रा थी। मील में पूछे तो 241, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर की यात्रा थी। इसे तय करने में 24 दिन का समय लगा था। ये सभी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ गांधी जी के साथ 79 अनुयायी थे। 79 अनुयायी थे। ये सारे अलग अलग प्रश्न पेट में अलग अलग पेपर में पूछा गया, पर कितने अनुयायी थे, कितने दिन का समय लगा था और कितने दूर की यात्रा थी, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 385 किलोमीटर थी या फिर 241 मील। मील में पूछेगा तो 241 बताएंगे, 385 किलोमीटर। और वहीं आपसे पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता का डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इतनी चीजें आप लोग साथ में याद रखेंगे। तो देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। तो दांडी यात्रा 12 मार्च से लेके चला था वो 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल। या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन केवल पूछे तो 1930 आप लोग डेट बता देंगे। साबरमती आश्रम से लेके ये दांडी तक चला था और कुल 241 मील की यात्रा थी। 385 किलोमीटर थी। 24 दिन का समय लगा था। 79 अनुयायी थे। और ये शुरू कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म धारा है। कैसी? गर्म धारा है। और ये किस महासागर की धारा है? ये अटलांटिक महासागर की धारा है। अटलांटिक महासागर की धारा है। कौन सी धारा? गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम जो धारा है इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है पूछा जाता है तो इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत राहत होती है ठंडी के मौसम में। यूरोप का कंबल कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। ठीक, अल-नीनो जलधारा की बात करें, अल-नीनो जो जलधारा है ये कहाँ की जलधारा है? ये गर्म जलधारा। अल-नीनो गर्म जलधारा है। और लेब्राडोर की बात करें, लेब्राडोर की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। और बात करते हैं रेनेले जलधारा कहाँ का है? रेनेले जलधारा की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये किस महासागर की जलधारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। वहीं आपसे पूछे कि हम्बोल्ट का जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा जो है वो पेरू की जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा पेरू की है। और ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो इतनी जलधारा जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए था वो बता दिया हमने। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे यहाँ से जलधारा से अगर प्रश्न पूछेगा तो इसी में से आ जाएगा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। किस महासागर की? अटलांटिक महासागर। इसे क्या कहा जाता है? इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। अल-नीनो जलधारा कैसी है? तो अल-नीनो जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है। लेब्राडोर की अगर जलधारा पूछे तो ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। रेनेले जलधारा कहाँ पे पाई जाती है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेले। और हम्बोल्ट की जलधारा,
हम्बोल्ट की जलधारा ये पेरू में बहता है और ये ठंडी जलधारा है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। कहाँ पे? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो ये 1798 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 था यार, 1789 में हुआ था। ठीक। और इस समय शासन कब किसका था? जब रूस की क्रांति हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति के समय शासन किसका था? तो इस समय लुई 16वें का शासन था। किसका? लुई 16वें का शासन था इस समय। और बात करते हैं वहीं फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। किसका? फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस आपसे पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे स्थित है फ्रांस की जलधारा, तो सॉरी फ्रांस की राजधानी। वहीं आपसे पूछेगी कि चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई थी? तो ये 1911 में हुई थी चीन की क्रांति। और वहीं रूस की क्रांति आपसे पूछ ले कि कब हुई थी? रूस की क्रांति जो कि इंपॉर्टेंट है, ये 1917 में हुई थी। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुआ था। इस समय शासन किसका था? फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वें का शासन था। और फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और सीन नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं चीन की क्रांति कब हुई थी? तो 1911 में। और रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन वायसराय था। डफरिन। और बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना हुआ कब था? तो ये 1885 में हुआ था। और स्थापना किसने किया था पूछ ले, तो एयो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। किसने? एयो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। और कांग्रेस का आपसे पूछे कि पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन आपसे अगर पूछे तो ये 1885 में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस के इसमें पहले अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? इसमें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसमें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? WC बनर्जी भी कहा जाता है। WC बनर्जी। तो इतनी चीजें आप लोग कांग्रेस से याद रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय डफरिन थे। और बात करते हैं स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और किसने किया था? एयो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। पहला अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? 1885 में मुंबई में अधिवेशन हुआ। और पहला वाला अधिवेशन मुंबई में। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, या फिर WC बनर्जी इन्हें कहा जाता है। मुंबई में सिंध प्रांत का निर्माण किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम पेट में हर सेट में पूछा गया है, भारत शासन अधिनियम। और ये अधिनियम आप लोग जरूर याद करके जाएंगे। भारत शासन अधिनियम कब? 1935 वाला। ये जरूर आप लोग पेट में आप लोग इससे संबंधित प्रश्न जरूर याद करके जाएंगे। तो इसके लिए कुछ चीजें की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे उसे। तो इसके तहत क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। प्रांतों में द्वैध शासन क्या किया गया था? इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। और इसी के तहत ही क्या किया था? तीनों सूचियों की इसी के तहत ही संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था की गई। 3 सूचियों की व्यवस्था इसी के तहत की गई थी। ठीक। और इसी के तहत क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत शासन अधिनियम के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और इसकी मुख्य विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता इसकी मुख्य विशेषता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। और एक पूछा गया है प्रश्न है कि भारत से
पेट में ही पूछा गया प्रश्न है कि भारत से वर्मा किस अधिनियम से अलग किया गया। वर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। भारत से वर्मा अलग किया गया, ये किस अधिनियम से अलग किया गया, तो ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी भारत शासन अधिनियम 1935 जवाब हो जाएगा। और ये पेट में पूछा गया है प्रांतीय स्वायत्तता की मुख्य विशेषता, मतलब भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, तो उसका जवाब हो गया था प्रांतीय स्वायत्तता। और एक मुंबई में सिद्ध प्रांत का निर्माण, तो ये भी भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो ये 3 चीजें भारत शासन अधिनियम से। अभी पेट का एग्जाम केवल 6 पेपर हुआ था, टोटल मिला के 6 पेपर हुआ है, और उसमें 3 प्रश्न आपको यही दिख जा रहे हैं कि जो भारत शासन अधिनियम से पूछे गए हैं। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत शासन अधिनियम हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। संविधान में सर्वाधिक चीजें कहाँ से ली गई हैं, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए, मुंबई में सिंध प्रांत का निर्माण किस अधिनियम से हुआ था, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। और प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था किस अधिनियम के तहत, तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 3 सूचियों की व्यवस्था की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और भारत शासन अधिनियम की जो मुख्य विशेषता है वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। और पेट में पूछा गया प्रश्न है। और भारत से वर्मा को अलग किया गया, ये 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ये भी पेट में पूछा गया सवाल है। और संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और अगला प्रश्न कि भारत में लिग्नाइट कोयले का विशाल भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार पाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जो लिग्नाइट कोयला होता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अब ये जो लिग्नाइट कोयला होता है वो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। वो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला आप लोग ध्यान रखेंगे एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, लगभग 90% इसमें कार्बन होता है। काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना आप लोग याद रखेंगे, ये आपको कोयला को कहा जाता है। कहीं कहीं मिलता है कि बायोडीजल को काला सोना कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पाया जाता है कहाँ पे, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला हमेशा किस चट्टानों, अवसादी पूछे किस चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो ये कोयले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार आपसे पूछे, तो लिग्नाइट कोयले पाया जाता है तमिलनाडु में। और इसे क्या कहा जाता है, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है। और सबसे उच्च श्रेणी का कोयला क्या होता है, एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है। और जितने ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा कोयला शुद्ध माना जाएगा। और काला सोना किसे कहा जाता है, तो कोयले को कहा जाता है काला सोना। पाया कहाँ पे जाता है, अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस से हर मतलब 2-3 एग्जाम में, पेट में 2-3 सेट में प्रश्न पूछा जा चुका है। और दिल्ली चलो का नारा इन्होंने पूछे अगर कब दिया था, 1945 में। और अगर आपसे पूछे कि दिल्ली चलो का नारा इन्होंने कहाँ पे दिया था, सिंगापुर में दिया था। अन्य इनके नारे कौन कौन से हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपके सुभाष चंद्र बोस का नारा है। उसके बाद इनका और एक नारा है जय हिंद का नारा। आपसे पूछ ले कि किसने दिया था, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का भी नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने वाले कौन थे, तो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर थे। ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के संबोधित किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब कब की है, 1939 में। और ये प्रश्न भी पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 1945 में सिंगापुर में इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। अन्य नारा इनको क्या है इनका, तो अन्य नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और नेताजी किसे कहा जाता है, तो हिटलर ने इन्हें नेताजी कह के संबोधित किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करा। और ये भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। सोयाबीन का उत्पादक
अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन का उत्पादक अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश सोयाबीन का उत्पादक राज्य है। और अगर वहीं आपसे पूछे कि विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है यूएसए यानी कि अमेरिका करता है, और दूसरे नंबर पे कौन करता है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। अगर आपसे पूछे कि दाल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो दाल का सर्वाधिक उत्पादन भी मध्य प्रदेश करता है। कौन? मध्य प्रदेश भी दाल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और जो सोयाबीन होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। किसका? प्रोटीन का। आपसे पूछे कि अच्छा स्रोत क्या होता है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, सर्वाधिक वन किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक वन है। तो देख लेते हैं आपसे सोयाबीन का उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का उत्पादक अग्रणी राज्य है। अगर आपसे पूछे कि दाल का सबसे ज्यादा उत्पादक मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका और दूसरे नंबर पे चीन करता है। और सोयाबीन जो होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। सबसे अच्छा स्रोत, प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या होता है? वो सोयाबीन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या किया था? इसका ऑप्शन सही किया था उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च वायुदाब। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। तो ये कारण है आपका भारत में अक्टूबर माह में गर्मी का। ठीक, और गर्मी में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को लू कहते हैं। ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो भारत में कुछ नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नर्मदा सबसे पहले याद रखेंगे, ये पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती भी आपके पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती गलत हो गया। ताप्ती भी आपके पश्चिम की ओर बहती है। साबरमती जो नदी है ये भी पश्चिम की ओर बहती है। और लूनी नदी की बात करें, ये सभी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन ये मुख्य नदियां हैं। और भी नदी जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो भी हैं, लेकिन हमने मुख्य नदी को यहाँ पे लिया है। और नर्मदा नदी की बात करें, उद्गम कहाँ से हुआ था? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी से होती है। कहाँ पे? अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी की उद्गम होती है। और नर्मदा नदी की अगर आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है, यहीं पे लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी होती है, तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। वहीं ताप्ती नदी का उद्गम आपसे पूछ ले कि कहाँ पे होता है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो बैतूल जिला से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। बैतूल जिला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगर आपसे पूछे साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है, तो अरावली पर्वत से होता है। अरावली से होता है साबरमती नदी का उद्गम, अरावली पर्वत से होता है। लूनी नदी की बात करें, यहाँ पे लूनी नदी की बात करें, लूनी नदी, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे, जो पूछा जाता है प्रश्न, लुप्त कहाँ पे होती है, तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में लुप्त होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, ये सभी पश्चिम की ओर बहती है। और कुछ नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि नर्मदा का उद्गम कहाँ पे है, सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ये अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और ताप्ती नदी की बात करें, उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका बैतूल जिला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। साबरमती नदी का उद्गम अरावली से होता है। लूनी नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी आपके, इसकी लूनी नदी लुप्त कहाँ पे होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कच्छ के रण में। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट किस देश में के बीच स्थित है? और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये पेट में पूछा गया। और ऑप्शन क्या सही किया था, ये स्थित किसके बीच में है? ये भारत एंड तिब्बत के बीच में स्थित है। किस चीज के बीच में? भारत और की तिब्बत, ये दो देशों के बीच में। तो ये माउंट एवरेस्ट से पेट में पूछा गया, ये पहला प्रश्न है। और माउंट एवरेस्ट से दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट से प्रथम बार चढ़ाई कब की गई?
प्रथम चढ़ाई वर्ष क्या है, मानो मतलब माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई कब किस वर्ष की गई, तो ये की गई थी 1953 में। कब की गई थी, 1953 में। और माउंट एवरेस्ट आपसे पूछे अगर कि स्थित कहाँ कब है, तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, इस पे भी मार्क लगाएंगे, पेट में पूछा गया प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ पे है, तो ये नेपाल में स्थित है। अगर माउंट एवरेस्ट की आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 8,848 मीटर। कितनी है, 8,848 मीटर इसकी लंबाई है। और वहीं आपसे पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट में नेपाल में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या नाम है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा कहकर संबोधित करते हैं। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो इसे चेमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, चेमोलुंगमा कह के संबोधित करते हैं, चेमोलुंगमा कह के। और अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट को पुराना नाम क्या है, तो पीक 15 इसका पुराना नाम है। क्या है, पीक 15 इसका पुराना नाम है। तो इतनी चीजें माउंट एवरेस्ट से आप लोग याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है। और बात करते हैं प्रथम चढ़ाई वर्ष कब है, तो माउंट एवरेस्ट में पहली बार चढ़ाई कब की गई, 1953 में। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। स्थित कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और बात करते हैं लंबाई कितनी, 8,848 मीटर। नेपाल का नाम, नेपाल में इसका नाम क्या होता है, सागर माथा के नाम से संबोधित करते हैं वहाँ के लोग। और तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमोलुंगमा कहते हैं। और इसका पुराना नाम क्या है, पीक 15। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। और सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं आपसे कि कुछ जनजातियों के बारे में। वहीं आपसे पूछ ले कि लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भारत के सिक्किम राज्य में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे, सिक्किम राज्य में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति आपसे पूछ ले कहाँ पे पाई जाती है, तो ये राजस्थान भील जनजाति जो है गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। और मुंडा जनजाति वहीं आपसे पूछ ले कहाँ पे पाई जाती है, तो झारखंड में मुंडा जनजाति, झारखंड में मुंडा जनजाति। और थारू जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, तो ये उत्तराखंड में, थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। और थारू जनजाति की एक विशेषता है कि ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में जनजाति मनाती है। वहीं टोडा जनजाति पूछ ले तो ये नीलगिरी पर्वत पे स्थित है। किस पर्वत पे, नीलगिरी पर्वत पे स्थित होती है टोडा जनजाति। तो इतनी चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति भारत में सबसे बड़ी है और मध्य प्रदेश में स्थित है। लेप्चा जनजाति कहाँ की है, सिक्किम की है। और भील जनजाति कहाँ की, गुजरात की है। मुंडा जनजाति कहाँ पे, झारखंड में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड में स्थित है और दिवाली को शोक के रूप में थारी जनजाति मनाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पे पाई जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, पेट में पूछा गया प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक, और कोसी नदी का अगर आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ से हुआ है कोसी नदी का, तो ये गोसाई धाम चोटी से हुआ था। कहाँ पे, गोसाई धाम चोटी से इसका उद्गम हुआ है। वहीं कुछ और शोक देख लेते हैं। आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। किस नदी को, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। वहीं उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये महानदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक। अब बहुत सारे बांध बना दिए गए हैं महानदी पे, जिसको जीवन रेखा का काम करती है उड़ीसा में महानदी। और बात करते हैं उड़ीसा का शोक हो गया महानदी। और वहीं आपसे पूछ ले कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये भी आप वांगो नदी को कहते हैं चीन का शोक। किस नदी को, वांगो नदी को कहते हैं चीन का शोक। और वांगो नदी की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे पीली नदी भी कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है वांगो नदी। और चीन की सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित थी। बात करते हैं किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक। उद्गम कहाँ से होता है, गोसाई धाम चोटी से। कोसी नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है, गोसाई धाम चोटी से। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है और पीली नदी ही वांगो नदी को कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1967-68 में हुई थी। कब, 1967-68 के दौरान हुई थी। डेट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आपको यहाँ पे मिल जाए। अब बात करते हैं हरित क्रांति का, तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि भारत में जनक कौन है हरित क्रांति का, भारत में जनक कौन है, तो
एम एस स्वामीनाथन है हरित क्रांति का भारत में जनक। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक है। और वहीं आपसे पूछे कि हरित क्रांति का विश्व में जनक कौन है? हरित क्रांति का विश्व में जनक कौन है? तो हरित क्रांति के विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के विश्व में जनक है। और हरित क्रांति जब शुरू हुआ था तो ये योजना अवकाश के दौरान शुरू हुआ था, योजना अवकाश के दौरान शुरू हुआ था, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी, तो इस वजह से योजना अवकाश था 3 वर्ष का। कब से कब तक था? तो ये 1966 से लेके 1969 तक था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और हरित क्रांति का अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे रहा, हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो किस फसल पे रहा, तो सर्वाधिक हरित क्रांति का फसल प्रभाव गेहूं पे रहा। और दूसरे नंबर पे हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो चावल की फसल पे रहा। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी, कहीं कहीं पे 1966 भी मिल सकता है। इस तरह से अलग अलग डेट मिलते हैं। भारत में जनक कौन है हरित क्रांति के? तो एम एस स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। अगर विश्व में जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग है विश्व में हरित क्रांति के जनक। सर्वाधिक प्रभाव जो हरित क्रांति का दिखा था वो गेहूं के पे फसल पे दिखा था, और दूसरे नंबर पे चावल के फसल पे दिखा था। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो योजना अवकाश के दौरान की गई थी, और योजना अवकाश 1966-69 तक चला था। 3 वर्ष का योजना अवकाश था भारत में। वाणिज्यिक बैंक कौन सा नहीं है? और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, पेट में पूछा गया प्रश्न है वाणिज्यिक बैंक कौन सा नहीं है? तो सीडीबी बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, सिडबी की स्थापना की बात करें तो ये 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड बैंक के बारे में, नाबार्ड बैंक के बारे में पूछ ले तो इसकी बात करें तो इसका स्थापना कब हुई थी नाबार्ड बैंक की, तो ये 12 जुलाई, पूरा डेट याद रखेंगे क्योंकि नाबार्ड बैंक इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे थी, तो इसका हेडक्वार्टर तो लखनऊ में है सिडबी का, लेकिन और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड की बात करें इसकी मतलब स्थापना के समय कौन सी समिति सिफारिश की थी, किसके समिति सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, तो इसकी जो सिफारिश की थी शिवरमन समिति ने किया था। कौन सी समिति? शिवरमन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो इतनी चीजें नाबार्ड से आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ऐसा करके एग्जाम में पेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और स्थापना कब हुआ था? 1990 में। वहीं नाबार्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। स्थापना पूछे 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित। सिफारिश कौन किया था? तो शिवरमन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, और मानक समय रेखा से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्रीनविच माध्य समय से कितने आगे भारतीय मानक समय रेखा? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे। कितने? 5 घंटे 30 मिनट प्लस है यहाँ पे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है, और ग्रीनविच मीन टाइम को क्या कहते हैं? ग्रीनविच माध्य समय को जीएमटी कहते हैं, इसे जीएमटी से इंडिकेट करते हैं। और ये प्रश्न जो है पेट में पूछ लिया गया था। तो जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम है जीएमटी का फुल फॉर्म। और बात करते हैं आईएसटी। आईएसटी को क्या कहते हैं? तो ये 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर होते हैं। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। और बात करते हैं 82.5 डिग्री इस तरह से मिलेगा तो 82 डिग्री 30 मिनट लगाएंगे, या फिर 82.5 आपको इस तरह से मिलेगा तो 82.5 डिग्री ऐसे लगा सकते हैं। ये पेट में पूछा गया प्रश्न है और लोगों का गलत भी हो गया था। जीएमटी की बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं जीएमटी, या फिर ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आईएसटी जो है वो कितने राज्यों से गुजरता है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। एक उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, उसके बाद
छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उसके बाद उड़ीसा से गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरता है। आप लोग इसे नोट डाउन करते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का जो ज्योतिपुंज है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। किसी? महात्मा बुद्ध को। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इसका रिवीजन करेंगे। पहले आपसे पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय से कितने आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। IST जिसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, इसको कौन से देशांतर रेखा कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। GMT को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को GMT कहते हैं। IST गुजरता है भारत के कितने राज्यों से? तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। एशिया का ज्योतिपुंज सिद्धार्थ को कहते हैं, भगवान बुद्ध को कहते हैं। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म इनका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनका जन्म की बात करें कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लेकिन आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका गृह त्याग कितने वर्ष की होता है? गृह त्याग इनका जो 29 वर्ष की अवस्था में होता है, 29 वर्ष की अवस्था में होता है। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाबुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। लेकिन आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? भगवान बुद्ध अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और यहाँ पे उपदेश, पहले उपदेश से पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म इनका लुम्बिनी नेपाल में होता है। मृत्यु इनकी कहाँ पे? कुशीनगर में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया बिहार में हुई थी। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इस समय इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। पहला उपदेश ये सारनाथ में अपना दिए और सर्वाधिक उपदेश ये अपना श्रावस्ती में दिए। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम सृजित किसके द्वारा किया जाता है? और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये पेट में पूछा गया है। और ये भी पेट में पहला 10 नंबर का प्रश्न भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। पंचवर्षीय योजनाओं को जो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या काम करता है? ये पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर आपसे पूछे, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसका गठन की बात करें कि कब इसका गठन हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 1950 को हुआ था। कब? 1950 को हुआ था, 1952 को हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है, कौन सा नहीं है। जिसका उल्लेख संविधान में होगा वो संवैधानिक निकाय होगा, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होगा वो गैर संवैधानिक निकाय होगा। वहीं थोड़ी सी चीजें याद रखेंगे योजना आयोग के बारे में, और योजना आयोग के बारे में भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। पेट में भी पूछा गया प्रश्न है योजना आयोग के बारे में। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और ये भी कैसा निकाय है? ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और गठन कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद की? 1952 में। योजना आयोग की बात करें, इसका गठन 1950 में होता है। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और ये भी गैर संवैधानिक निकाय है, जिस तरह से राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक निकाय है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन दिन और रात बराबर होते हैं। और इस दिन सूर्य किस रेखा पे होता है? इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पे होता है।
इस वजह से दिन बराबर होते हैं। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पे होता है, इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा को विषुवत रेखा कह सकते हैं, या फिर इसे कहते हैं, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है। सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है? सूर्य कर्क रेखा पे 21 जून को होता है। कब? 21 जून को। और सूर्य मकर रेखा पे कब होता है? तो सूर्य मकर रेखा पे 22 दिसंबर के दिन होता है। 22 दिसंबर के दिन होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए किस गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। किस गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 30 सितंबर के दिन दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पे होता है, या फिर विषुवत रेखा को ही क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं सूर्य कर्क रेखा पे कब होता है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे होता है। और मकर रेखा पे कब होता है? 22 दिसंबर को। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था प्रारंभ में निर्भर किससे होती है? तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था वो प्रारंभ में प्राथमिक क्षेत्र से ही निर्भर होती है। और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये कृषि क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। और किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था, किसी भी विकासशील देश की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रारंभिक दिनों में वो प्राथमिक क्षेत्र पे ही निर्भर होती है। उससे बढ़ते बढ़ते वो सेवा क्षेत्र पे डिपेंड होती है। ठीक, और पेट की बात करें, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो कुछ क्षेत्रों के ये प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से विषय होते हैं, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से विषय होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से विषय होते हैं, ये पेट में पूछा जाता है। और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से विषय होते हैं, ये सारे पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज होती है। जैसे कृषि हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र का विषय हो गया। पशुपालन हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र का विषय हो गया, पशुपालन। उसके बाद मत्स्य पालन भी ये प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। और खनन जो हो गया, ये भी प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि जो नेचुरल रूप से हम प्राप्त करेंगे वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे निर्माण का क्षेत्र कहते हैं। जो भी चीज बनाई जाती है वो किस क्षेत्र में आती है? वो द्वितीय क्षेत्र में आती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, निर्माण क्षेत्र। जैसे बिस्किट हो गया, मक्खन हो गया, और जो भी चीजें बनाई जाती है, मसाला हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारी चीजें वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सेवा क्षेत्र हो गया। आप सारी चीजें सेवा क्षेत्र में आती हैं, जो पैसे देके सेवा प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को कहते हैं। और पशुपालन आ गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होते हैं? निर्माण का क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करें, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ये पेट में पूछा गया प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो तृतीय क्षेत्र है। ठीक, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खूब पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।